Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. In today's video lecture we are going to discuss the process of translation in detail. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कुछ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में, कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े. इस लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है इसके बारे में हम बात करेंगे. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट स्टेप जो है इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. मैंने आपको कल बताया ये पहले 2 स्टेप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. मैं इनका आपको थोड़ा बहुत फिर से रिवाइव करता हूं कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है जब हमारे अमीनो एसिड्स दे गेट एसोसिएटेड विद एटीपी टू फॉर्म अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स in presence of an enzyme that is called as amino acyl synthetase. And remember, during this process pyrophosphate is released. So remember, this activation is very important because it enables the amino acids, it gives a tendency, it energizes the amino acids to get associated later on with the tRNA. क्योंकि इस अमीनो एसिड को असल में बाइंड होना है टीआरएनए के साथ, वो टीआरएनए इसको ले जाएगा और वहां पे जो है पेप्टाइड चेन के अंदर इसको जोड़ देगा. तो इसलिए मैंने बोला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वेयर बाय द अमीनो एसिड्स दे गेट एनर्जाइज्ड by associating them with the help of associating them with ATP. And once this activation is complete, it means that we get what is called as amino acid AMP enzyme complex. After this complex is formed, after the activation of amino acids is carried out, then this activated complex, this amino acid AMP enzyme complex, it reacts with the tRNA to carry out charging of tRNA. This charging of tRNA means simply this amino acid gets associated with the acceptor arm of the tRNA, and this charging of tRNA is also called as amino acylation of tRNA. ये 2 स्टेप्स मैंने आपको पिछले क्लास में ही डिस्कस किए कि पहला स्टेप है हम अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको हम एनर्जाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी. शाबाश. उसके बाद मैंने आपको बताया ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स है, दे गो एंड गेट एसोसिएटेड विद द टीआरएनए. ये टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाते हैं. इसको हम बोलते हैं जब अमीनो एसिड टीआरएनए की एक्सेप्टर साइट के साथ जुड़ जाता है, टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं इस टीआरएनए की अब चार्जिंग हो गई. इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इस प्रोसेस को हम मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए. उसके बाद जो तीसरा स्टेप है जहां से हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो असल में ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इससे पहले कुछ ये स्टेप्स में होता है. इसके 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप है इंसेशन. हमारे पास क्या होता है ट्रांसलेशन के लिए, हमारे पास एमआरएनए का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज द एमआरएनए दैट कंटेन्स द कोडेड इंफॉर्मेशन, दैट रिप्रेजेंट्स द कोडेड इंफॉर्मेशन, and this coded information has been dictated by the what is called as DNA. DNA से mRNA बनता है, तो डिक्टेट किया DNA ने mRNA के अंदर mRNA अब रिप्रेजेंट करता है इसी कोडेड इंफॉर्मेशन को, जिससे हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जिन उन अमीनो एसिड से बाद में हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं. तो सबसे पहले हमें एमआरएनए की जरूरत है. इंसेशन स्टेप में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. हमारे पास एक ट्रांसलेशनल यूनिट होता है. ट्रांसलेशनल यूनिट असल में क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए और इट्स द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए. शाबाश. which is having which is flanked by, it's the sequence of mRNA that is flanked by, shabash, that is flanked on both sides. On 5 prime end we are having a start codon from where the process of translation starts, and on the 3 prime end we are having a stop codon. So remember, translational unit is a sequence of mRNA or it is a sequence of RNA that is flanked on both sides by on 5 prime end we are having a start codon, and at 3 prime end we are having a stop codon, and this sequence codes for a polypeptide. So remember, a translational unit is a sequence of RNA that is flanked by start codon at 5 prime end and start
stop codon at 3 prime end, and this transcriptional unit codes for a polypeptide. Remember this. तो हमारे पास mRNA है, ये हमारे पास mRNA है, मैं इस mRNA को बोलता हूँ ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ये आप देखिए, ये mRNA सीक्वेंस है, इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ स्टार्ट कोडॉन और दाईं तरफ स्टॉप कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, स्टॉप कोडॉन पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड होती है। शाबाश। इसके अलावा इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिनसे प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड नहीं बनते हैं। ऐसे रीजन्स को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआरस। व्हाट आर यूटीआरस? यूटीआरस आर untranslated regions. Where are these UTRs present? These UTRs are present in a translational unit. So remember, in a translational unit or a translational unit is an mRNA sequence, is an RNA sequence flanked by start and stop codon, and it gives rise to a polypeptide. Remember, from start codon the process of translation starts, and at stop codon the process of translation terminates or ends. In addition to this, every translational unit has untranslated regions, those regions which do not form a polypeptide, which do not code for a polypeptide. And remember, these regions on a translational unit on an mRNA which do not code for a polypeptide, they are called as untranslational units. They are called as untranslational regions. They are called as UTRs. They are called as untranslational regions. And remember, these untranslational regions, they are present at the beginning of start codon and at the end of stop codon. This, remember, मैंने यहाँ पे एरो शो किया है, ये मेरा स्टार्ट कोडॉन है। इस स्टार्ट कोडॉन से पहले ही मेरे पास अनट्रांसलेटेड यूनिट रीजन्स है, ये अनट्रांसलेटेड रीजन है। शाबाश। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप कोडॉन है ये मेरे पास, स्टॉप कोडॉन के एंड पे हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन्स है। ऐसे रीजन्स है जो कोड नहीं करते हैं किसी भी अमीनो एसिड्स को, इनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। These regions do not code for any polypeptide or any amino acid. Rather, they are helpful. They are required for efficient to carry out the process of translation efficiently. इनका काम क्या है? ये किसी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, बल्कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंटली ऑपरेट करने में मदद करते हैं। याद रखना, द फंक्शन ऑफ अनट्रांसलेटेड रीजन्स इज to carry out operation of translation in an efficient manner. फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास जो तीसरा स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 3 स्टेप्स में होता है। एक हमारे पास है इंसेशन, उसके बाद है चेन एलॉन्गेशन, उसके बाद है चेन टर्मिनेशन। लेकिन इंसेशन से पहले मैंने आपको बताया हमारे पास एक mRNA होता है। mRNA में हम बोलते हैं, एक mRNA के अंदर ट्रांसलेशनल यूनिट होता है। ये ट्रांसलेशनल यूनिट क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ mRNA होता है। इट इज सीक्वेंस ऑफ RNA विच इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड्स by a stop codon and a start codon and a stop codon. एक तरफ स्टार्ट कोडॉन होगा, दूसरी तरफ स्टॉप कोडॉन होगा। स्टार्ट कोडॉन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, स्टॉप कोडॉन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप होगा, और एक ट्रांसलेशनल यूनिट से हमें एक पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन बनेगा। याद रखना। और इसके अलावा हर किसी ट्रांसलेशनल यूनिट में अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। ये ट्रांसलेटेड रीजन्स कोई किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इनसे कोई अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड नहीं बनते हैं, बल्कि इनका काम है ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को एफिशिएंटली ऑपरेट करने में मदद देते हैं। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स, याद रखना, ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट कोडॉन एंड एट द एंड ऑफ स्टॉप कोडॉन पे प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। अब इंसेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशनल इंसेशन कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास ये mRNA है, या मैं इसको बोलता हूं ट्रांसलेशनल यूनिट है। इस mRNA के साथ
सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, चूंकि मैंने आपको बताया राइबोसोम इज द मशीनरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, एमआरएनए के साथ। एमआरएनए में कहां पे स्टार्ट होगा, अटैच हो जाएगा, याद रखना जहां पे स्टार्ट कोडॉन होगा, जहां पे स्टार्ट कोडॉन जनरली एयूजी है, आग जो है AUG इज स्टार्ट कोडॉन एंड इट कोड्स फॉर मीथियोनिन एमिनो एसिड। जहां पे स्टार्ट कोडॉन होगा एमआरएनए के ऊपर, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दौड़ेगा और उसी स्टार्ट कोडॉन के साथ बाइंड होगा। लेकिन याद रखना ये प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, इसके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंसेशन फैक्टर्स। और हमें अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में हमें 3 इंसेशन फैक्टर्स की जरूरत है, वाइल एज यूकैरियोट्स में हमें 9 इंसेशन फैक्टर्स की जरूरत है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंसेशन ऑफ ट्रांसलेशन कैसे होता है, हमारे पास जैसे ही स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे उसका मतलब हो गया 30s राइबोसोमल सब यूनिट, अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे उसका मतलब हो गया 40s राइबोसोमल सब यूनिट। ये जैसे ही एमआरएनए के साथ अटैच होगा, हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई, हम बोलेंगे ट्रांसलेशन हैज नाउ स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप इंसेशन में क्या होता है, एमआरएनए के साथ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होता है एट द स्टार्ट कोडॉन, जहां पे AUG कोडॉन होता है। ये AUG कोडॉन कोड करता है मीथियोनिन एमिनो एसिड को, शाबाश याद रखना। और इंसेशन के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत है, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंसेशन फैक्टर्स। रिमेंबर इन प्रोकैरियोट्स 3 डिफरेंट इंसेशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, while as in case of eukaryotes 9 different insertion factors are required to start the process of translation। जैसे ही इंसेशन स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है, इंसेशन में दूसरा स्टेप होता है, इंसेशन के अंदर ही दूसरा स्टेप होता है कि अब हमारे पास ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए में स्टार्ट कोडॉन है, ये देखिए स्टार्ट कोडॉन है। इस स्टार्ट कोडॉन के साथ ये जो मैंने ऊपर ये आरएफ जैसा बनाया है ये स्मॉलर सब यूनिट है। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट है। ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट कहां पे अटैच होगा, एमआरएनए के साथ, जहां पे स्टार्ट कोडॉन होगा। आप इस स्टार्ट कोडॉन के ऊपर जो हमारे पास अमीनो इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए, दैट इज the tRNA that brings amino acid and initiates the process of translation, वो tRNA इनिशिएटर tRNA आके इस 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा। कहां पे जुड़ जाएगा, जहां पे ये कोडॉन प्रेजेंट होगा। तो मैंने यहीं पे लिखा अमीनो एसाइल tRNA, अमीनो एसाइल tRNA आप बाइंड हो जाएगा कहां पे, कोडॉन के ऊपर। और इस अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ क्या अटैच होगा, इस टीआरएनए के साथ एक अमीनो एसिड अटैच होगा। ये जो मैंने ये ऐसे बनाया, त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये टीआरएनए है और इसके यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल मारा ये अमीनो एसिड है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसेशन में क्या होगा, सबसे पहले एमआरएनए के साथ 30s राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ जाएगा। शाबाश, इसके लिए हमें इंसेशन फैक्टर्स की जरूरत होगी। कहां पे जुड़ जाएगा, जहां पे स्टार्ट कोडॉन होगा। उसके बाद क्या होगा, इस एमआरएनए हमें बनेगा 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले स्टेप में। अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे 40s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोट्स में 40s है, प्रोकैरियोट्स में 30s है। तो उसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए आके बाइंड हो जाएगा किसके साथ, स्टार्ट कोडॉन के साथ। जब ये स्टार्ट कोडॉन के साथ बाइंड हो जाएगा, हमें एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलेंगे 30s एमआरएनए। तो पहले ही था 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब इस 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ 30s एमआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। और याद रखना, जहां पे इंसेशन कोडॉन अटैच होता है, जहां पे इंसेशन कोडॉन अटैच होता है स्टार्ट कोडॉन यानी स्टार्ट कोडॉन के साथ, जहां पे इंसेशन कोड इंसेटर टीआरएनए अटैच होता है स्टार्ट कोडॉन के साथ, याद रखना उस साइट को हम बोलते हैं पी साइट। दैट साइट इज कॉल्ड एज पी साइट, उसको हम कंसिडर करते हैं पी साइट। और तीसरे स्टेप में अब हमारे पास
30 हमारा राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो गया एमआरएनए के साथ। कहां पे अटैच हो गया? जहां पे स्टार्ट कोडन है, ठीक। उसके बाद टीआरएनए ने अमीनो एसिड लाया, इनिशिएटर टीआरएनए हम इसको बोलते हैं। ये इनिशिएटर टीआरएनए आके जुड़ जाती है किसके साथ? स्टार्ट कोडन के साथ, स्टार्ट कोडन के साथ। अब हमें बन गया 30S एमआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे वहां पे बनेगा 40S एमआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने यहां पे लिखा है 30S एमआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोट्स में 40S एमआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनेगा। याद रखना, याद रखना। उसके बाद क्या हो गया? जैसे ही एमआरएनए अटैच हो गया, एमआरएनए के साथ 30S राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो गया, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए याद रखना, ये टीआरएनए के साथ जब अमीनो एसिड जुड़ जाता है उसी को हम बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए। पकड़ के लाया अमीनो एसिड को, वो इस एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा जिसके साथ 30S राइबोसोमल सब यूनिट, सुमाला राइबोसोमल सब यूनिट पहले ही जुड़ गया हो, ठीक है। बनेगा क्या? 30S एमआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा कि अब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आ जाएगा, वो अटैच होगा किसके साथ? स्मॉलर सब यूनिट के साथ। इस तरह प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन कंप्लीट होता है। तो याद रखना, प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन कब कंप्लीट होता है? जब एक एमआरएनए के इनिशिएटर कोडन के साथ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट सबसे पहले जुड़ता है, उसके बाद अमीनो एसिड टीआरएनए जुड़ता है, उसके बाद जो है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ जाते हैं। अब हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज ओवर। उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप, पहला मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, 3 स्टेप्स में पहले इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन होगा। दूसरा स्टेप जो है बी, यहां पे मैं लिखता हूं, बी जो है चेन एलॉन्गेशन, चेन एलॉन्गेशन, चेन एलॉन्गेशन। सेकंड स्टेप इज चेन एलॉन्गेशन। अब आप यहां पे देखिए, ये मेरे पास एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स है, 3 बेसिस एक एक कोड बनाते हैं। मैंने यहाँ पे XXX लिखा है, ये इनिशिएटर कोडॉन है। फॉर एग्जांपल ये आग है, ये YYY है, ठीक है, और ये Z है, ये 3 कोडॉन्स है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अमीनो एसिड टीआरएनए यानी जो इनिशिएटर टीआरएनए है उसके साथ जुड़ा होता है अमीनो एसिड मीथियोनिन। याद रखना, मीथियोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन a protein, and remember a modified methionine is incorporated in the as first amino acid in a protein. In case of prokaryotes, that modified methionine is called as formyl methionine. formyl methionine formulation formyl methionine उसको बोलते हैं। तो टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे उस टाइम? हम उस टाइम टीआरएनए को बोलेंगे दैट टीआरएनए विल बी नाउ कॉल्ड एज, जिस टीआरएनए के साथ फॉर्माइल मिथ्योनिन जुड़ा होगा उसको हम बोलते हैं एफमेट टीआरएनए, फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए। ये इनिशिएटर टीआरएनए है, इसके साथ मिथ्योनिन नहीं होगा, मॉडिफाइड मिथ्योनिन होगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड को। लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे वहां पे ये फॉर्मुलेशन नहीं होती है, वहां पे सिंपली क्या होगा? मेट टीआरएनए, मिथ्योनिन टीआरएनए, मेट टीआरएनए और टीआरएनए मेट भी ऐसे भी लिखते हैं। टीआरएनए जिसके साथ मिथ्योनिन जुड़ा होगा। यूकैरियोट्स में डायरेक्टली कोई मिथ्योनिन जुड़ा होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एफमेट होगा, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। Formulated methionine provide stability to the newly formed polypeptide। याद रखना, ये मैंने अब आपको पॉइंट बताया। सो अब हमारे पास जैसे इनिशिएशन कंप्लीट हो गया, इनिशिएशन जैसे कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स है और इस एमआरएनए के साथ हमारे स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट भी अटैच हो गया, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट भी अटैच हो गया। एफमेट टीआरएनए अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, या मेट टीआरएनए या इनिशिएटर टीआरएनए पहले कोडॉन के साथ, स्टार्ट कोडॉन के साथ जुड़ गया। शाबाश। जब लार्जर सब यूनिट जुड़ जाता है, 2 साइट्स बनते हैं। जहां पे इनिशिएटर कोडॉन है उसको बोलते हैं पी साइट, जो अब दूसरा कोडॉन जो होता है उसको बोलते हैं हम ए साइट। दूसरे कोडॉन, अब यहां इस कोडॉन पे हमारे पास जो है एक अमीनो एसिड, एक टीआरएनए जुड़ गया, उसने एक अमीनो एसिड भी साथ लाया।
यहाँ पे जो है दूसरा अमाइनो एसिड भी जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो है इसके साथ दूसरा टीआरएनए आके अमाइनो एसिड को पकड़ के यहाँ पे ए साइड पे जुड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना पी साइड जो है ये वो साइट है जहां पे हमेशा इनिशिएटर कोडान अटैच होता है, एक पॉइंट ये। दूसरा ये वो साइट है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक होता है। पी साइट इज पेप्टाइडाइल साइट, इट इज द साइट वियर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एक पॉइंट ये। दूसरा इट इज द साइट वियर इनिशिएटर कोडन एंटर्स इनटू द पॉलीपेप्टाइड, इनटू द राइबोसोम। ए साइट जो है जितने भी अमीनो एसिड्स आएंगे वो बाकी के सारे इनिशिएटर पहले अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स है, बाकी जितने भी टीआरएनए है वो पी साइट पे एंटर नहीं होंगे, वो ए साइट पे एंटर होंगे। बिकॉज ए साइट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल साइट, इट इज द साइट वियर अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए गेट्स एसोसिएटेड विद द एमआरएनए, याद रखना है। सो हमारे पास अब राइबोस जैसे ही इनिशिएशन कंप्लीट होता है राइबोसोम के ऊपर दो साइट्स बनते हैं, एक पी साइट बनता है, एक ए साइट बनता है। पी साइट पे हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए है और पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जितने भी इनकमिंग अमीनो एसिड्स है दे ऑलवेज एंटर इनटू द ए साइट अमीनो एसाइल साइट। शाबाश। तो मैंने आपको बताया बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट चार्जेड टीआरएनए एट पी साइट, ये मैंने लिखा। दिस इज द डायग्राम। बाइंडिंग, व्हाट हैपेंड, बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट चार्जेड टीआरएनए एट पी साइट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चेन एलॉन्गेशन, ये पहली हो गया। चेन एलॉन्गेशन में क्या होगा, जैसे ही ये पी साइट के साथ जुड़ेगा अब क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ नेक्स्ट चार्जेड टीआरएनए एट ए साइट। नेक्स्ट अमीनो एसिड कहां पे आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया ए साइट पे आएगा। मैंने यहां पे लिखा दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज सेकंड अमीनो एसिड। दिस सेकंड अमीनो एसिड वाज ब्रॉट बाय सेकंड टीआरएनए, किसके हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोडान। यहाँ पे XXX को आप कंसिडर करिए इंसेशन कोडान, स्टार्ट कोडान, ये आग है। ये कोई दूसरा कोडान है YYY, मैंने इसको कंसिडर किया। यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड आ गया ए साइड पे। जैसे ही दूसरा अमीनो एसिड ए साइड पे आ गया, दोनों टीआरएनए जो है, ये भी टीआरएनए है, इसके साथ अमीनो एसिड है, ये भी टीआरएनए है, इसके साथ अमीनो एसिड है। यानी दोनों टीआरएनए जो है, ये दोनों टीआरएनए चार्जड है और इनमें सलाहियत है कि ये अब एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ये दो अमीनो एसिड्स आप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे मैं आपको शो करूंगा, ये देखिए जो इनिशिएटर टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड था उसने अब बॉन्ड बनाया, या जो दूसरा अमीनो एसिड दूसरी टीआरएनए के साथ था उसने अब बॉन्ड बनाया किसके साथ, उसने अब बॉन्ड बनाया किसके साथ, जो पहला अमीनो एसिड था। तो मैं आपको बताऊंगा द COOH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर्मस पेप्टाइड बॉन्ड विद NH2 ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड। क्योंकि अगर आप अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तरफ हमारे पास NH2 ग्रुप है, दूसरे तरफ हमारे पास COH ग्रुप है, दूसरे तरफ हमारे पास COH ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है। तो याद रखना द COH ग्रुप, द एसिडिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, द एसिडिक ग्रुप, the acid group of first amino acid forms peptide bond with NH2 group of second amino acid। इस तरह क्या होता है elongation में, क्या होता है, पहला मैंने आपको बताया A साइड पे दूसरा अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर करता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जो पहला और दूसरा अमीनो एसिड पहले और दूसरे टीआरएनए के साथ होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। वही मैंने लिखा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, एक मैंने बोला ये चार्ज्ड टीआरएनए एनर्जेटिकली स्ट्रांग होते हैं, इनमें सलाहियत होती है, ये अपने आप पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज also catalyzed by an enzyme that is called as peptidyl transferase।
असल में ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है ये राइबोसोम्स का काम है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज इज अ राइबोजाइम, इट इज एन आरएनए एंजाइम. It is actually the 23S ribosome in case of prokaryotes and 28S ribosomal RNA in case of eukaryotes that forms the part of ribosomes, and it is this 23S ribosomal RNA of prokaryotes and 28S ribosomal RNA of eukaryotes that actually acts as peptidyl transferase and thus help in peptide bond formation. See, one amino acid, second amino acid, they are associated, they get associated with one another with the help of peptide bond. Now what happens? This tRNA is released. First tRNA is released because its amino acid has now formed a peptide bond with second amino acid. Now what will happen? This ribosome, it will move ahead. It will translocate. Movement of ribosome along mRNA is called as translocation of ribosome. Translocation of ribosome. This is called as translocation of ribosome. जैसे ही ये आगे बढ़ेगा पहला कोडान जो है वो पीछे रहेगा, उसके साथ जो टीआरएनए था वो भी हटेगा. अब जो हमारे पास टीआरएनए है वो दूसरे कोडान पे है और तीसरा कोडान जो है वो खाली हो जाता है. यहां पे मैं आपको बताता हूं, तीसरे कोडान के एमआरएनए राइबोसोम अब तीसरे कोडान पे चली जाती हैं. अब जो पहले दूसरा नंबर पहले ए साइड था, अब ये पी साइड बन गया. ए साइड फिर से खाली रह गई. इस ए साइड के ऊपर नया कोडान है, इस कोडान के साथ आएगा नया अमीनो एसिड टीआरएनए. नया अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा. जब नया अमीनो एसिड टीआरएनए आ जाएगा वो ए साइड पे एंटर करेगा. जब वो ए साइड पे एंटर करेगा, आप देखोगे इसने एंटर किया. अब इसके बाद ये सेकंड और थर्ड अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे. आप देखिए ये पहला था और दूसरा था, अब तीसरा, और ये जो है ये टीआरएनए है. ये टीआरएनए पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड. ठीक है ना. तो ये अब ये वाला जो है इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. ये टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए जो है ये दफा हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा. राइबोसोम फिर से आगे चलेगी, एक और कोडान पे चली जाएगी. नया अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा, वहां पे जुड़ेगा, नया पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. इस तरह हर एलांगेशन के दौरान ये राइबोसोम तब तक मूव करेंगी जब तक स्टॉप कोडान यानी या यीगा, इन तीन कोडान्स में से जब तक एक कोडान नहीं आएगा तब तक ये राइबोसोम, तब तक ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का सिलसिला कंटिन्यूअसली जारी रहेगा. फिर से मैं रिपीट करता हूं, चेन एलोंगेशन में क्या होगा, हमारे पास पी साइड पे ऑलरेडी इंसेशन के दौरान अमीनो एसिड इनिशिएटर टीआरएनए अटैच हो गया. अब हमारे पास क्या है, ए साइड भी डेवलप हो जाएगी. किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर. इस ए साइड में अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए के साथ और वो ए साइड पे जुड़ेगा, यानी अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइड पे एंटर होगा दूसरा अमीनो एसिड लेके, और ये दूसरा अमीनो एसिड पहले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा. उस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है. उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज. उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज. असल में ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो है ये एक राइबोजाइम है, ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है. और असल में ये राइबोसोम अपने आप ये काम करता है, क्योंकि राइबोसोम उनके अंदर आरएनए होता है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर 20S राइबोसोमल आरएनए जो है वो ये काम करता है. यूकेरियोट्स के अंदर 28S राइबोसोमल आरएनए जो है वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है और इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है. ठीक है. फिर क्या होता है, एक अमीनो एसिड ए साइड पे, अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइड पे एंटर हो गया, पहले और दूसरे अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया. फिर उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम जो है ये ट्रांसलोकेट करेगी, ये मूव करेगी अलोंग द एमआरएनए. और अब जो है पहले जो ए साइड थी वो अब पी साइड बन गई, और नया कोडान जिस नए कोडान पे एमआरएनए चली गई उस अब वहां पे दूसरी साइड बन गई. उस दूसरी साइड को हम बोलेंगे ए साइड.
तो ए साइट बी साइट में कन्वर्ट हो जाती है, एमआरएनए राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर आगे बढ़ता है नया कोडान के ऊपर, नए कोडान की जगह को हम बोलते हैं ए साइट, क्योंकि इस साइट पे नया एमाइनो एसिड टीआरएनए एंटर हो जाएगा। जब ये राइबोसोम ने एमआरएनए के अलॉन्ग मूव हो गई, ट्रांसलोकेट किया, तो हमारे पास ए साइट खाली हो गई। इस ए साइट के ऊपर अब दूसरा जो है अमीनो एसिड टीआरएनए आ जाएगा, और वो जो नया अमीनो एसिड टीआरएनए जिसके साथ अमीनो एसिड है, वो पहले जो दूसरा अमीनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर से राइबोसोम मूव करेगी, फिर से अमीनो एसिड टीआरएनए आ जाएगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर से राइबोसोम मूव करेगी, फिर से अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइट में एंटर होगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरह ये सिलसिला जो है कंटिन्यूअसली जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक एमआरएनए के सामने एमआरएनए उस कोडान पे पहुंचेगी जो जिनको हम स्टॉप कोडान बोलते हैं। वो स्टॉप कोडान हमारे पास 3 है, एक या है, एक यिगा है, एक यैग है। या यूएए, यूएजी, यूजीए, ये तीनों जो हमारे पास हैं स्टॉप कोडान है। जब भी एमआरएनए स्टॉप कोडान पे पहुंच जाएगी उस टाइम क्या होगा, वो 2 स्टॉप कोडान दे डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। उस टाइम क्या होगा, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। उस टाइम क्या होता है, जब एलॉन्गेशन हो गया, तीसरा स्टेप जो है चेन टर्मिनेशन में बेटा क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एमआरएनए है, ये यहां पे कोडान आ गया, या यिगा, 3 में से एक कोडान आ गया, ठीक है। एमआरएनए देखिए, एमआरएनए आप राइबोसोम आप इस स्टॉप कोडान के ऊपर आ गया। ये देखिए यहां पे हमारे पास जो है इस तरह दीजिए, शाबाश, राइबोसोम आप पहुंच गई स्टॉप कोडान के ऊपर। यहां से हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, काफी सारे अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनी हुई है, एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोडान्स। जब ये यहां पे पहुंच गई, राइबोसोम जब स्टॉप कोडान पे पहुंच गई, यिगा, 3 कोडान में से एक कोडान पे पहुंच गई, अब क्या होगा, दीज कोडान्स दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। अब क्या होगा, इसके बदले यहां पे रिलीज फैक्टर्स आएंगे, यहां पे आप रिलीज फैक्टर्स आएंगे, आरएक्स आएंगे, प्रोकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर्स आएंगे, उसको हम बोलते हैं, याद रखना, रिलीज फैक्टर आएंगे, रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर्स असल में जिस तरह मैंने बोला इंसेशन फैक्टर्स जो है वो प्रोटीन्स है, इसी तरह रिलीज फैक्टर्स भी प्रोटीन्स है। जैसे ही राइबोसोम स्टॉप कोडान पे पहुंच जाएगी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। कैसे एंड होगी, अब रिलीज फैक्टर्स आएंगे, या इनको कभी कभार हम राइबोसोमल रिलीज फैक्टर्स भी आ जाएंगे बोलते हैं। ये रिलीज फैक्टर्स क्या करेंगे, ये इस राइबोसोम को डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट का मतलब 30s राइबोसोमल सब यूनिट अलग, 50s राइबोसोमल सब यूनिट अलग, एमआरएनए अलग, और जो हमने पॉलीपेप्टाइड बनाया वो अलग हो गया। इस तरह प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड हो जाती है। तो याद रखना, चेन टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन एंड हो जाती है। ट्रांसलेशन एंड कैसे होती है, जब भी राइबोसोम एनकाउंटर करती है स्टॉप कोडान, जब भी राइबोसोम के सामने स्टॉप कोडान आता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कैसे टर्मिनेट होता है, क्योंकि ये स्टॉप कोडान्स दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ये कोड नहीं करते हैं किसी अमीनो एसिड को। और जब ये राइबोसोम इन कोडान्स के पास पहुंचती है, उस टाइम रिलीज फैक्टर्स आते हैं। यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं ERF, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर, उनमें एक ही रिलीज फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1।
लेकिन प्रोकैरियोट्स में दो रिलीज फैक्टर्स होते हैं, एक रिलीज फैक्टर 1 है, एक रिलीज फैक्टर 2 है। ये रिलीज फैक्टर क्या करते हैं, ये डिसोसिएट करेंगे इस सारे कॉम्प्लेक्स को। उसका मतलब है राइबोसोम जो है ये सब यूनिट्स में अलग अलग हो जाएगा। 30s राइबोसोमल सब यूनिट अलग, 50s राइबोसोमल सब यूनिट अलग, एमआरएनए अलग थलग, और इस एमआरएनए से जो अभी तक पॉलीपेप्टाइड बन गया वो भी अलग हो गया। शाबाश। तो इस तरह प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, तीसरा स्टेप जो है ट्रांसलेशन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसके भी 3 स्टेप्स है। वन इज इंसेशन ऑफ ट्रांसलेशन, सेकंड इज चेन एलोंगेशन, थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। इंसेशन कैसे होता है, जैसे ही 30s राइबोसोमल स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होता है एमआरएनए के साथ स्टार्ट कोडॉन के ऊपर, हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो भी इस कोडॉन स्टार्ट कोडॉन के साथ जुड़ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है। तो प्रोसेस ऑफ इंसेशन ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है, चेन एलोंगेशन। मैंने आपको बोला हमारे पास जहां पे इनिशिएटर टीआरएनए एंटर करता है, अटैच करता है एमआरएनए के साथ स्टार्ट कोडॉन के साथ, उस साइड को हम बोलते हैं पी साइड। जैसे ही लार्ज सब यूनिट अटैच होता है एक और साइड बनती है, दैट इज कॉल्ड एज ए साइड। और ये ए साइड वहां पे होती है जहां पे नेक्स्ट कोडॉन होता है, और इस ए साइड के ऊपर एक और टीआरएनए आके अटैच होता है, एक और टीआरएनए अटैच होता है। और जब ये टीआरएनए अटैच होता है, पहले टीआरएनए के साथ जो अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं दूसरे टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज असल में राइबोसोम्स की ही एक्टिविटी है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर आरएनए है, वही आरएनए जो है एक्ट करती है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज, और इस तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने में मदद करती है। उसके बाद क्या होता है एलोंगेशन में, अब जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया पहले और दूसरे अमीनो एसिड के बीच, अब जो राइबोसोम है ये मूव करेगी, ये ट्रांसलोकेट करेगी अहेड ऑफ एमआरएनए टू द नेक्स्ट कोडॉन। ये नेक्स्ट कोडॉन पे चले जाएगी एमआरएनए के ऊपर, और ए साइड अब वो रिप्रेजेंट करेगी ए साइड। जो पहले ए साइड थी वो पी साइड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब नया अमीनो एसिड आके ए साइड पे एंटर करेगा, अब नया अमीनो एसिड आके ए साइड पे एंटर करेगा। जैसे ही ए साइड पे आके एंटर करेगा, जैसे ही ए साइड पे आके एंटर करेगा, अब क्या होगा, पहला और दूसरा अमीनो एसिड जिनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये अब तीसरे टीआरएनए की अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह ये सिलसिला कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। हमारा राइबोसोम आगे बढ़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन होगा। राइबोसोम आगे बढ़ेगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। राइबोसोम आगे बढ़ेगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और फाइनली क्या होगा, राइबोसोम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेगी, एक ऐसे एंड पे पहुंचेगी, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कोडॉन पे पहुंचेगी जो कोडॉन किसी को कोड नहीं करती है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती है। मैंने आपको बताया ऐसे कोडॉन को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। मैंने आपको बोला स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होती है, कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है। जब स्टॉप कोडॉन आएगा उसके बाद क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा। चेन टर्मिनेशन कैसे होगा कि राइबोसोमल रिलीज फैक्टर्स या सिंपली रिलीज फैक्टर्स, अगर प्रोकैरियोटिक्स की बात की जाए, रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 आके इस जगह पे एंटर करते हैं और ये सारे इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1, यूकैरियोटिक ERF1 यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 आएगा और वो इस सारे कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करेगा। एमआरएनए को अलग करेगा, 30s राइबोसोमल सब यूनिट को अलग करेगा, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट को अलग करेगा, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट को अलग करेगा, पॉलीपेप्टाइड को अलग करेगा। इस तरह प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। आई होप दैट you have understood, you have got my points which I have highlighted in this lecture. If you are facing any difficulty, you can call on my number, that is 7889656100, or you can WhatsApp questions on my WhatsApp number, that is again same 7889656100. Thank you for watching my video lecture, and in the next lecture we will discuss the last topic of this molecular base of inheritance, that is how regulation of
how regulation of gene expression takes place. That is the regulation of gene expression, how the process of gene expression is regulated, how it is switched on, where are all these switches located. We will discuss this process in next lecture. Thank you for watching this video lecture.